वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 11 दुनिया की सबसे हसीन औरत। इसके लेखक हैं संजीव जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। संजीव 90 दशक के चर्चित कथाकार हैं। उनकी कहानियाँ शिल्प के प्रयोग का नयापन के लिए हुए हिंदी कथा साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। संजीव का जन्म 6 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले में हुआ। पढ़ने लिखने का क्रम पश्चिमी बंगाल से आरंभ हुआ और वहीं विकसित हुआ। लंबे समय तक संजीव आजीविका के लिए त्रस्त रहे, महानगर से दूर भी रहे। लेखक की दुनिया में वह देर से आए, लेकिन जब आए तो अपने आसपास की दुनिया, समाज और परिवेश की विसंगतियों पर पैनी नज़र रखते हुए हिंदी कथा जगत में अपनी उपस्थिति सिद्ध दर्ज करा सके। इनकी कहानियाँ उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के साथ साथ चर्चित भी हुई। वर्तमान में वह हंस पत्रिका के कार्यकारी संपादक है। उनकी प्रमुख कृतियों का परिचय इस प्रकार है। उपन्यास से कृष्णगढ़ के अतिरी कक्ष, धारा, पाँव तले की दूब, कहानी, 30 साल का सफ़रनामा, आप कहाँ है, खोज, प्रेत, ब्लैक होल। वाणी प्रकाशन ने संजीव के कथासार को 3 खंडों और 1300 पृष्ठों में प्रकाशित किया है। संजीव ने आज के जीवन की आवश्यकता, समाज के मूल्यों के हन को अपनी कहानियों का विषय बनाया, लेकिन केवल सामाजिक विसंगतियां और विडंबनाओं को चित्रित करना ही उनका लक्ष्य नहीं है। वह कहानी के माध्यम से पाठक के संवेदनशील मन को झंझोड़ते और मानव मात्र के भीतर संघर्ष की चेतना तथा मनुष्य जगाने का प्रयास भी करते हैं। समाज की जिस मूल्यों और मर्यादाओं को भूलता जा रहा है, उस पर कटाक्ष करते हुए संजीव अपनी कहानियों के माध्यम से उन्हें पुनः जीवित करने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानियों का धरातल व्यापक है। कहानीकार संजीव किसी अद्भुत, सूक्ष्म, अनदेखे, अनजाने जगत में ले जा सके। अपने पाठक को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते। वह कहानियों में सामने दिख रहे ठोस, प्रत्यक्ष, यथार्थ जगत की बातें करते हैं। कहानी का सार। अब इसकी कहानी स्टार्ट होती है। दुनिया की सबसे हसीन औरत, उनकी महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी नारी के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण को सामने लाती है। कहानी की शुरुआत में प्रमुख पात्र महमूद अपने 3 दोस्तों सतपाल, सुरेंद्र और मैं के सामने के भावुक स्वर को कसम खाते हुए कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में जैसी हसीन औरत अब देखी, वैसी पहले कभी नहीं देखी थी। सतपाल, सुरेंद्र और मैंने यानी तीसरा दोस्त जाना कहता है कि क्या वह गोरी थी, उसने नैन नक्श कैसे थे और उसकी उम्र क्या थी। सभी मित्रों को स्वर अत्यंत साधारण तरीके से सुंदरता की यह परिभाषा देता है, जिसमें गोरी, नैन नक्श और उम्र जैसे शब्द आते हैं। लेकिन महमूद इन सबसे भिन्न धरातल पर जैसे सौंदर्य को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे अपने मित्रों की बातों को सुसलाहट होती है। इस तरह आज के युवक मन की पहली झलक देते हुए आरंभ होने वाली यह कहानी धीरे धीरे जीवन के कठोर यथार्थ का चित्रण देने की ओर अग्रसर होती है। नया घटनाक्रम कहानी की गति देना। महमूद नेत्रहट का सूर्य उदय देखने निकला था, पर 7 दिनों से लगातार झड़ी लगी
रहने के कारण सूर्योदय देखे बिना ही उसे लौट आना पड़ा था। मन मारे बोगी में बैठा था कि अचानक उसने सोचा कि तो गोराव जनजातिया को शहर और वहाँ गोराव औरतें अपने मुखड़े पर 3 गोदने गुदवाती है। वह इसलिए कि एक बार सिकनी दाई नामक रानी ने महज औरतों की फौज लेकर हमलावरों को उस समय मुँह की खिलाई थी जब सारे मर्द हड्डियाँ पीटकर मुर्दा बने हुए थे। एक बार नहीं 3 बार शत्रु के हमले को उन मर्दानी औरतों ने नाकाम कर दिया था। तो महमूद ललाट पर 3 गोतने की शिनख्त करने की कोशिश में जब हर औरत को घूर रहा था, तभी वह आई। उसके सौंदर्य की चर्चा महमूद अपने मित्रों से कर रहा था। वजनी कदम मैली चादर में वर्जी सब्जियों को का ठड्डर लिए बारिश में भीगी जिस महिला ने सीट तलाशने का मुखड़ा फैला, तो यह देखकर महमूद चौंक गया कि उसके मुखड़े पर 3 गोतने थे। रेल यात्रा के इस प्रसंग में सब्जी को टोकरा के लिए बारिश में भीगी यह आदिवासी महिला अभी अपने को व्यवस्थित भी ना कर पाई थी कि पहले तो उसे टीटी साहिबा की इस पूछताछ का सामना करना पड़ा कि यह मूली किसकी है, फूल गोभी टमाटर क्यों नहीं है, टिकट है क्या। टिकट होने के बाद वो टीटी साहब मूली के 10 रुपये और मांगती है। फिर रेलवे पुलिस के 2 जवानों की ज्यादती को वह मूर्ख होकर सहती है जिसने बिना कुछ पूछे चुन चुन कर मुट्ठी भर मूंगफलियां उठा ली थी। मुजरिम की तरह सिर झुकाकर खुशमती लहजे में बोलती, मत खाया चेहरा के लिए बिल्लियों को पूंछ ऐंठते कुत्तों के बीच भीगी गोरिया सी यह महिला अचानक ही 2 पढ़ी लिखी शरीफजादियों को कोप का शिकार बन जाती है, क्योंकि मूलियों के नीचे खाली जगह पाकर वह अनजाने की तरह बैठ गई थी। वहाँ एक पर ऊपर से मजाक से मूली गिर पड़ी थी। शरीफजादियाँ गालियाँ भरा रही थी। पुलिस के जवान कश्तियाँ कस रहे थे और टीटी साहब किसी सूदखोर महज की तरह तकाजे कर रही थी। धमकियाँ दिया जा रही थी। जंगली और बजाऊ तक पुकारी जा कर भी पहले तो वह मौन बनी रही और अंत में रो देती है। ये रोना अपने नसीब का है, पैसा और रोब का होने का है। और इस बहुत महत्वपूर्ण बात पर हम ध्यान दें कि यह रोना साथ में किसी मर्द के ना होने का है। आड़े वक्त में यथावचक मददगार बनकर उसके खोए आत्मसम्मान को जगाने, उस पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने में और इस स्थिति को बदल देने में कामयाब होता है। वह उन सभी के प्रति प्रसन्न करता है जो अब तक शेर बने युवती को सता रहे थे, तरह तरह के प्रताड़ित कर रहे थे। इतना ही नहीं, वह न केवल एकाकी युवती को संवरना देता है, बल्कि 400 साल पहले घटित कथा प्रसंग की स्मृति दिखाकर वह उसे भीतर सोई हुई आवाज़ जाति की रूह को जगाना चाहता है। यह कहकर कि जुल्म की खिलाफत की
बहादुरी है, ज़रूरी नहीं बहादुरी महज जीत का ही बाइस बने, उसकी हार भी श्रृंगार है। कहानी के भीतर कहानी का वह प्रसंग जब 400 साल पहले रोहतास किले में रानी सिंगी दाई और सेनापति की बेटी केली दाई ने आज़ाद जाति को मुग़लों को शसत दी थी, और बात औरतें इसी की याद में अपने मुखड़े पर 3 गोदे गुदवाती हैं, और उन्होंने अब इसे श्रृंगार के रूप में अपना लिया है। यथावचक ने आहत महिला से अपनी सीट पर बैठने का आग्रह किया, और तब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। आंखें आंसुओं से तर थी, मगर चेहरा आत्मविश्वास, जिजीविषा, जिज्ञासा, स्नेह और सौंदर्य में खिला हुआ था। यह अनूठा दृश्य था। महमूद को लगा कि वह दोनों कायदात की ऐसी बुलंदियों पर खड़े हैं जहां उन्हें ना किसी का खौफ था, ना किसी से रजिस। कहानी के अंत में रोते हुए मुस्कुरा देने वाली युवती को कथावाचक एक अनूठे सौंदर्य से भनित चित्र के रूप में पाठक के मनस्स पटल पर अंकित कर देना चाहता है। उसकी दृष्टि में यह आत्मविश्वास से भरा चेहरा दुनिया की सबसे हसीन औरत का है। प्रतिपाद कहानी में आदिवासी जीवन की व्यथा साकार हुई है, लेकिन कथाकार केवल इस व्यथा का चित्रण नहीं देना नहीं चाहता। वह इस सोए से आदिवासी समाज को जगाना चाहता है, उसके दमन और शोषण के खिलाफ उसको सजग करना चाहता है, उसके आत्मसम्मान, उसकी पहचान और उसके ही सम्मुख खोलना चाहता है। वहाँ लेखक एक ऐसी सच्चाई से भी साक्षात्कार करता है जो आदिवासी को मुख्यधारा से अलगाती है। लंबे समय से उन पर अत्याचार होते हैं, उनका शोषण किया जाता है, वे डर कर जीने को विमर्श है। यात्रा के दौरान जब टिकट चेकर के प्रश्नों से डायरी आदिवासी महिला रोने लगती है, तो साथ सफ़र करने वाला युवा कथावाचक उसे दिलासा देता है। इस पर बूढ़ा आदिवासी जो कहता है, इन शब्दों में उसके जीवन अनुभव को निचोड़ है, उसके जीवन की थकान, उसके संघर्ष का साक्ष्य तथा चरम विषमता का दर्श है। एक बूढ़े आदिवासी की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आई। क्या करेगा साहब, टोकने का मतलब यह है आफत, यानी वह अपने अधिकार को भी ले नहीं सकती। जो मिल रहा है उसे बस स्वीकार ले, इतनी भर है उनकी ज़िंदगी। अभी वह खुद मुख्यधारा के गलत व्यवहार का विरोध करने की स्थिति में नहीं पहुँचे हैं, पर उन पर जो ज्यादती होती है उसे वह निहिर भाव से सब स्वीकार कर लेते हैं। ये हंसियाए पर जीने वाले लोग हैं, जिनके जीवन से जुड़ा हुआ कथाकार ही उनके सच को उजागर कर पाएगा, उसकी विषमतापूर्ण बदहाल जिंदगी को साकार कर पाएगा। क्या विकास की प्रक्रिया का कोई असर इनके जीवन पर नहीं पड़ा? तमाम बातों को लेकर इसका सोच, इनका चिंतन क्या है, उसे जानने की कोशिश की शुरुआत आखिर कब होगी? ये रेखांकित करना सुगत है कि इस कहानी में वह शुरुआत है। कथा को लिए चलने वाले सूत्रधार का सद्व्यवहार जैसे दिशा ही बदल देता है। कथा के अंत में संकेत है कि आदिवासी महिला के प्रति व्यवहार बदला। जिस तरह कहानी के माध्यम से कहानीकार मानवीय संवेदनशीलता के हक के कारण उपजे जीवन के कड़वे सच को न केवल साकार करता है, बल्कि उस कड़वाहट से जूझने को तत्पर भी दिखाई देता है। वह इस कथा प्रसंग के माध्यम से जैसे राह भी सुझा रहा है, कठोर सत्य के भीतर छिपी जिंदगी की जो भ्रमिक छवि देने की कोशिश कथाकार करता है, उसका बेलाग और ईमानदार चित्रण कहानी को प्रभावपूर्ण बनाता है या उसकी सफलता है। कहानी का गंभीर विषय है, बिना किसी
लाग लपेट के कथाकार इस भ्रमिक सत्य का कथन करता है कि अन्याय का विरोध करने के बाद ही सार्थक संपूर्ण पल आ पाया जिसमें वह आदिवासी महिला और स्वयं को कायनात की ऐसी बुलंदियों पर खड़ा पाता है जहां ना किसी का खौफ था ना किसी से राशिस। अंत पर पहुँच कर यह कहानी मानवीय सद्भाव की जीत की गाथा बन जाती है। इस कहानी का प्रतिपाद दो स्तरों पर विस्तार पाता है। पहले धरातल पर यह कहानी कथाकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है जो अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने से ताल्लुक़ रखती है। कहानी में कथाकार उस पहल करने भर की ज़रूरत को ठीक पहचान देता है जिसके होते तमाम स्थितियाँ बदल सकती है, जैसे कि इस कहानी में बदलती रेल में सफ़र के दौरान गरीब अंगेली अनपढ़ महिला के साथ हो रही जाती कथावाचक बर्दाश्त नहीं कर पाता। सताई जा रही अकेली महिला का रोना झंझोर जाता है और वह उसके पक्ष में सहसा उठ खड़ा होता है और कथावाचक की इस पहल पर तथा प्रतिपन्न किए जाने पर अकेली अनपढ़ गरीब महिला पर ज्यादती करने वाले तमाम लोग धारादायिश हो जाते हैं। उनकी गालियाँ, सेखी, कतिया, तकाजे, धमकियाँ सब गायब हो जाते हैं, बल्कि कर्मश स्थिति यह बनती है कि चारों ओर से इर्द गिर्द बरसने लगे। इन्होंने असहाय पाकर उसे लूट लेने की कोशिश की थी। उनकी जेब से पैसे निकले। प्रतिपाद का दूसरा स्तर वहाँ व्यक्त होता है जहाँ कथावाचक उस सहाय निरुपाय महिला को जुर्म की खिलाफत करने को तैयार पाता है और सफल होता है। कथावाचक का इस दास्तान बयान करता है जब मुगलों के हमले में मर्द उठाए नहीं उठे और औरतों ने मर्दाना पोशाक पहनकर मोर्चा संभाला। 3 शिकत का बदला उन्होंने चेहरे पर 3 बार दाग ले कर लिया और उन दागों को अंकल मानकर ओराव औरतें श्रृंगार के रूप में अपनाती है। इस पुरानी कहानी के हवाले से कथावाचक उस आदिवासी महिला को समझाना चाहता है कि उसके मुखड़े पर जो 3 गोदने हैं उसका कुछ मतलब है, मस्तक है। ये गोदने कहते हैं जुल्म की खिलाफत की ही मजदूनी बहादुरी है। कहानी का अंत नायिका के भीतर जागे आत्मविश्वास और उसके कारण जिजीविषा, कृतिका, स्नेह और सौंदर्य के खिले चेहरे से होता है। उसके नेत्रों में सूर्योदय से होता है। इस कहानी में कथाकार सौंदर्य की एक नई परिभाषा भी देता है। इस सौंदर्य के मूलक में आत्मविश्वास, जिजीविषा, कृतज्ञता, स्नेह और सौंदर्य में खिला हुआ चेहरा झांकता है। कहानी की शुरुआत में वहाँ गोरी नैन नक्श उम्र की सौंदर्य के बुनियादी तत्व के रूप में खोजे जा रहे थे। वहाँ कहानी का अंत इस नई परिभाषा के महत्व को उजागर कर देता है। दुनिया की सबसे हसीन औरत खूबसूरती पर इन सतही चीज़ों के दाग ना लगाओ। अक्सर नारी के बाह्य सौंदर्य को ही दृष्टिपात में रखा जाता है, किंतु लेकर आदिवासी गौरव जाति की महिला के व्यक्ति तत्व के भीतर के उस सुंदर संसार को उजागर करता है जो विरल और संगन और कुदरत का बेमिसाल तोहफा है। जैसे घने कोहरे और अंधेरे को चीरते हुए सूरज की ताज़ा किरण फूटती आ रही हो। ऊपरी सतही दृष्टि से देखने में यह सौंदर्य नज़र नहीं आता, क्योंकि यह सरल, मेहनती और संघर्ष औरत का आंतरिक सौंदर्य है जो पाठक की संवेदना को छू लेता है। इसके साथ साथ कहानीकार समाज में विभिन्न
स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार का चित्रण भी बखूबी खींचता है। पुलिस के जवानों के हाव भाव और उसका संग्रह व्यवहार टीटी साहब व्यक्तों का रोब और सिफारिशजादियों का मजाक, इन पर कथाकार की अनहाई टिप्पणी यही है कि यह सब एक ही हथेली के चट्टे बट्टे है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। इस तरह समाज में व्यक्त विषमता के कई धारणाओं को कथाकार एक साथ लिए चलता है। उस वास्तविकता को उजागर करना भी कथाकार का लक्ष्य यानी कथा का प्रतिपाद है, जो साधक को उद्घट बनाता है तथा स्पंदनहीन विपन्न को विवश भाव से सहने को तोड़ देती है। विशेषता है ये कहानी जिस सादगी से समाज की सच्चाई को सामने लाने में सफल होती है, उसका आधार कहानी की भाषा। इसी कहानी में लेखक सीधे साधे कथनों से गहन अर्थ संप्रेषित करता है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े अर्थ संदर्भों से जा जोड़ती है। जैसे जब वह कहता है उसे अपने से ज़्यादा सब्जियों की फिक्र थी, तो इस छोटे से कथन से आदिवासी ग्राम किसान महिला के जीवन का बड़ा सच साकार हो जाता है। इस तरह जुल्म की खिलाफत की मजदूर माँ बहादुरी है। ये कथन पूरी कहानी के सार को अभिव्यंजित कर देता है। ये एक अत्यंत आदमी की जिंदगी की वास्तविकता से साकार करने वाली कहानी है। कथ्य का संप्रेषण सहज किंतु अत्यंत प्रभावशाली ढंग से हुआ है। इसका आधार कथाकार की भाषा की है। वह अनूठी सत्ती है जिसके प्राण पग पग पर मिलते हैं। जैसे टीटी देखते हैं कि टीटी साहिबा ने मेज की मताम पुरसी हो गई। इस डिब्बे सादे सुट्टे सोडा की तरह रेलवे पुलिस के दो जवानों डिब्बे में चढ़ाए कहे रंग भूरे गुब्बारे की तरह फूले। जैसे द्रौपदी की लाज रखने के लिए कभी कृष्ण उठ खड़े हुए हो। लगभग उसी अंदाज में एक जवान उठा। उसका बड़पना पानी में डूबते गर्म रोड की तरह सताना हुआ बुझता भी जा रहा था। लोक जीवन में उसी अभिव्यक्तियों को और लोक शब्दावली का अपना अलग ही रंग है, आकर्षक है। मर्द सारे के सारे हड्डियां पीटकर मुर्दा बने हुए थे। आप भीगी लुमिनिया कब तक बनी रहेगी, इसका क्या बोधियान ठीक हाल चाल है बानू मिले नए क्या हाबू हऊ इज्जतदार बनल रहता मतलब ही हाई है आदि। कहानी के कुछ अभिव्यक्तियों के लिए जहाँ सत्ता है कि उन पर लेखकीय व्यक्तित्व का नितांत निजी छाप है। जैसे कोई दुरुत होता हुआ ताल बजाते बजाते सुमेव धूमिल पड़ जाए। अभी किसी भिन्न मृदु तीर से सरक चलेगा कराब, खिल उठेगा गुलाब। कहानी के शिक्षक का कौशल स्थान पर आने वाले व्यंग की चुटकियों से भी विस्तृत होता है। 3 सालिकेदार और खुले मिजाज की औरतों की बातचीत से वहाँ का मोहल्ला खुशगवार उठता। अपने एक काकी वर्दी पहन ली और तो वह मुगलता मत पाल लीजिए कि पूरी बोगी मूली की सब्जी है जिसे आप मुट्ठियों में दबोच ले। वो बड़ा पैसा होगा देखते हैं, अब तुम लोग भी टिकट के चलने लगे हो। कहानी की भाषिक रचना अपने वैद्य के विरस्त है। कथाकार शब्दों की दुनिया का माहिर जादूगर है। शब्दों के संसार का सिद्धहस्त सजन है। उसके शब्दों का विस्तृत संस्कृत लोक भाषा अंग्रेजी के शब्दों उद्रू सबके सब मिलाकर बना उठकवा तत्व सार्थक संपूर्ण संस्कृत वर्खा विहनी वरलोक भाषा सवाल खारिज अव्वल तर्कसारा लवत शराब
खस्त खासियत उद्र डिप्रेशन लेआउट ऐसे डेस एस ड्रे अंग्रेजी। कहानी में बेहद चित्रनात्मक भी है। छोटी छोटी बारीकियों को रेखांकित करने वाला कथाकार न केवल व्यक्ति बल्कि उसके हाव भाव को भी शब्दों से साकार कर देता है। इस कहानी का शिल्प अत्यंत सहज है। भाषा मन को बांध लेने वाली है, उत्सुकता जागने वाली है। शिल्प की विशेषता उसकी जिज्ञासा बनाए रखने वाली है, प्रस्तुति है। इसी कारण कहानी अंत तक बांधे रहती है। शब्दावली के सहज संयोजन से जीवन भाषा की नियमित संजीव की भाषिक संरचना का अंग है। ये कहानी समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि लाइक से मोटिवेशन